हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग सॉल्यूशन के लेक्चर 4 से। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप होमवर्क के तौर पे ले सकते हैं। राइट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से ये क्वेश्चंस है। ठीक है, उन लोगों को तो बता ही दिए हैं। ठीक है ना। चलिए, अच्छा, नेक्स्ट क्लास में क्या बताए थे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन फेज, है ना। ये चीज बताए थे। और इसको कौन सा लॉ बोला गया? हेनरीज लॉ बोला गया। ठीक है, दिस इज योर हेनरीज। ठीक है, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ पे तो P इज इक्वल्स टू के एच एक्स, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एक आ जाता है, के एच इंटू एक्स। कोई दिक्कत? ठीक है। अब ये एक ग्राफ है, थोड़ा इसको ध्यान से देख लो। इसी से रिलेटेड है, समझा दे रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, ये बेसिकली क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन इट्स सॉल्यूशन इन साइक्लोहेक्सेन और पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl जो है वो दिया हुआ। ग्राफ कैसा आया है? स्ट्रेट लाइन, हाँ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, नॉर्मल सा बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको मिलेगा। कोई दिक्कत? स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। और दूसरा बात है, क्या यहाँ कोई वाई इंटरसेप्ट है? नहीं है ना। वाई इंटरसेप्ट नहीं है मतलब कि आपका स्टार्ट कहाँ से होगा? जीरो से। ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। कोई दिक्कत है ना? समझ में आ गया? तो ये ग्राफ है ना। एक ग्राफ आप लोग को दिया हुआ है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ ऑलरेडी पता है किस तरीके का होता है, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन का ग्राफ जो होगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए। कौन सा? और हल्का फुल्का साइड इफेक्ट देखो, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के बेसिस पे एवरीथिंग। ठीक है, तो ये जो आया है ना, ये पर्टिकुलर चीज एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बेसिस पे, हेनरी ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, उससे कुछ वैल्यूज आ रहे हो, उसके बेसिस पे स्ट्रेट लाइन था, वहां से ये इक्वेशन आया है। इंसान जो सोचा, इंसान को थोड़े पता है कि जो है ना गैस इस तरह से बिहेव कर। वो तो एक्सपेरिमेंट देखा, कुछ वैल्यूज आए उसके पास, वो ग्राफ को देखा, दोनों का ग्राफ कैसा आ रहा है, तो कांस्टेंट वो क्या कर दिया, बोल दिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये ग्राफ क्या था, स्ट्रेट लाइन था, ये वाला पॉइंट के लिए बोल रहे हो ना। ठीक है, बस और कुछ तो नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा कहीं दूर है तो स्ट्रेट लाइन मान कर सकते हैं। ठीक है, हर चीज याद रखना है, एक्सपेरिमेंटली है। टेम्परेचर पे अलग, ये पे थोड़ा बिहेवियर डिफरेंट होगा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, ये बात तो पता है ना। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो फिर सॉल्युबिलिटी तो ऐसे भी घट जाएगा। कोई दिक्कत? सॉल्युबिलिटी वैसे भी घट जाएगा। तो ये जब भी किसी दो चीज को हम लोग कंपेयर करते हैं, इस चीज को याद रखना। ये साइंस में मैथ को लगाने का रूल है। ठीक है, जब भी किसी दो चीज को कंपेयर करते हैं, बाकी सारा चीज कांस्टेंट रहो। समझ में आ रहा है ना। प्रेशर और आप मोल फ्रैक्शन को कंपेयर कर रहे हो, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम बढ़ रहे हैं क्या घट? ठीक है, समझ रहे हो, जितना आप ले लिया आपने सॉल्यूट, जितना आपने सॉल्वेंट ले लिया वही रहेगा। ठीक है, क्लोज कर दिया कंटेनर को आपने, उससे ज्यादा चीज कुछ चेंज नहीं करेगा। इन सारे चीजों को अगर चेंज करोगे तो फिर क्या ये प्रोपोर्शनलिटी रहेगा? नहीं रहेगा। फिर आप, क्योंकि उतना सारा चीज मैथ का रूल ही है, आप दो चीज को कंपेयर करने जा रहे हो ना, बाकी सबको कांस्टेंट रखना है। कोई भी पर्टिकुलर इक्वेशन जो आपको बना है, हम ऐसा नहीं बोल रहे हर इक्वेशन में दो ही वेरिएबल होगा, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द इक्वेशन आप देखना साइंस में जो आया है ना, वो दो चीज को एक्सपेरिमेंटली जो है देखा गया, अलग अलग सिचुएशंस में सारा चीज को कांस्टेंट रख के दोनों का वैल्यूज क्या आ रहा है। जैसे ये ग्राफ है, तो ये वैल्यूज आपको उस तरीके से मिला। मिला तो साइंटिस्ट को क्या दिखा, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो उसने लगा दिया हाँ भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। वो बात और है कि तुमको भी ये पहले पढ़ाते हैं और ये ग्राफ बाद में पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन पहले ये ग्राफ बना है, उसके बाद जाकर के ये लॉ बना है, हेनरी ने लॉ दिया है, तो ये एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे लॉ बन रहा है। क्लियर हो रहा ना? कोई डाउट है? समझ में आ गया? तुमको लगता है एफ, एक नॉर्मल सबसे मजेदार वाला बता देते हैं, जैसे एफ इज इक्वल टू एम ए है ना। आपको आपको कैसे पता चला कि एम ए ये इसी के बराबर होगा, और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 1 होगा? मास आपने कांस्टेंट रख दिया,
ठीक है, वहां से आपने कांस्टेंट रख दिया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वो नहीं है, मास इनटू एक्सेलरेशन, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम मानना है। तो उसने क्या देखा होगा, उसने हर पर्टिकुलर सिचुएशन पे एफ और एम ए का वैल्यू निकाला होगा। ठीक है, और उसके बाद उसको क्या मिल रहा होगा, अरे यार ये दोनों ग्राफ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक है, और स्लोप आ रहा होगा 1। तो हो गया आपका वहां पे के का वैल्यू वहां से मिल गया, वही है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। समझ में आ रहा ना, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से एफ इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला है। आप समझ में आना ना मैथ्स को किस तरीके से लगाते थे, क्लियर है, कोई डाउट है, समझ में आ गया बढ़िया से। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब थोड़ा सा और ध्यान देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज पे। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid, लिक्विड घट जाता है। जैसे मान लो कि तालाब है ना, तालाब है, तालाब में आपका जो है ना ऑक्सीजन डिजोल्व है। क्या डिजोल्व है, ऑक्सीजन। नॉर्मल सा बात है, अगर गर्मी बढ़ेगा तो ये जो ऑक्सीजन जो डिजोल्व है ये एवापोरेट होके कहाँ चला जाएगा, हवा में। तो ये तालाब में ऑक्सीजन का मात्रा क्या हो जाएगा। यही कारण है कि एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं कुछ मर जाते हैं आपके समर्स में। ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी लेक और पॉन्ड में क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स डाई ड्यू टू, ड्यू टू, हाँ लैक ऑफ और लेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट, प्रेजेंट इन, हाँ वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज इन समर्स। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत है नहीं ना। यही कारण होता है, समर्स में ऐसा होता है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो गैस एवापोरेट कर जाएगा। तो लिक्विड से अगर गैस थोड़ा निकल गया तो सॉल्युबिलिटी क्या हुआ। सॉलिड के केस में वो डिपेंड करता है कि वो एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन है कि एंडोथर्मिक सॉल्यूशन, उसके बेसिस पे था। या देखना जाके पिछले नोट से बताया होगा, क्लियर है ना वो। अच्छा लेक्चर 2 वाला तुम लोग को गया नहीं था ना, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था इस ठीक है, अच्छा ठीक है भेज देंगे, रुको बोला। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, घटेगा। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, समझ में आ गया बढ़िया से सबको। चलो अच्छा, एक बात और याद रखना है, यहाँ पे एक नोट याद रखना तुम लोग। टेम्परेचर और केएच का वैल्यू कैसे बनता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से केएच का वैल्यू भी इंक्रीज करता है, हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है ना, केएच का वैल्यू जो है टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है। तो ये पॉइंट को एक याद रखना है, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन पहले बनाओ बढ़िया से, तब समझ में आएगा इसको किस तरीके से लगाना है हेनरीज। चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। इफ N2 गैस, if N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar, given that Henry's laws constant for N2 at 293 Kelvin is 76.4 किलो बार। इसको अटेम्प्ट कीजिए, कुछ टाइम लीजिए, बनाइए। ओके तो बता देते हैं, ठीक है। यहाँ सिंपल है ना, हेनरीज लॉ को अप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, मिलीमोस पूछा है किसका, N2 का। 1 लीटर ऑफ वाटर दिया हुआ है, हम जानते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, हाँ 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, रो वाटर कितना होता है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो उसके बेसिस पे, इस पर्टिकुलर चीज के बेसिस पे हम बोल सकते हैं मास ऑफ वाटर जो है वो कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम, तो उसका मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा 1000
18 है ना, ग्राम ग्राम के अंदर मोल्स में आ जाएगा, तो कितना होगा? हाँ, क्या होगा? हाँ, तो आगे वैसे ही रहने दे। अच्छा ठीक है, डेसिमल्स में 55.55 आ जाएगा। ठीक है, ये भी बता देते हैं। ठीक है, वैसे इसको रख के कोई फायदा नहीं होने वाला है ना, तो कुछ अच्छा चलो ठीक है, इसमें ही रहने दो अगर कंफर्टेबल हो तो। ठीक है, NW आ गया। अब इसके बाद अप्लाई कर दो यहाँ पे हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या बोलता है? P इज इक्वल टू क्या होगा? KHX होगा, कोई दिक्कत? और यहाँ से बोल सकते हो P का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.987 बार। ठीक है, इज इक्वल टू KH का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 46,780 बार। सही है ना? किलो बार में था तो दोनों को बार में रखने के लिए, क्योंकि ये बार में है तो इसको भी क्या किया हम लोग? बार में चेंज कर दिए, कोई दिक्कत? उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन पूछा है। क्या तुमको मोल्स ऑफ N2 पता है? नहीं पता है ना? तो हाँ, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा? मोल्स ऑफ N2। ठीक है, N2 डिवाइडेड बाई होगा मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर, है ना? लेकिन मोल्स ऑफ वाटर 55.5 है, बहुत ज्यादा है क्वांटिटी में। तो क्या अगर सॉल्यूट 0.2 मोल होगा तो कोई फर्क पड़ेगा डिनोमिनेटर? नहीं पड़ेगा ना, उतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हम नीचे में डायरेक्टली मोल्स ऑफ वाटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आपका कितना आ जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगा 76,480। 80। हाँ, कर सकते, क्या दिक्कत है? ठीक है, ये वैल्यू आपका, आपको निकालना क्या है? मोल्स ऑफ N2 ना, तो मोल्स ऑफ N2 डायरेक्टली कर देते हैं, है ना? हम डायरेक्ट इक्वेशन यहाँ से बना दे रहे हैं। ठीक है, मोल्स ऑफ N2 ये बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 0.987, बोलो, मल्टीप्लाइड बाई 55.5, डायरेक्टली लिख दे। हाँ, ठीक है, 55.5 और डिवाइडेड बाई 76,480। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा मोल्स में। ये आंसर किस में आएगा? मोल्स में। आपको मिली मोल्स पूछा है, तो मोल से मिली मोल्स अगर निकालना होगा तो कितना हो जाएगा? एक मोल बराबर कितना मिली मोल हुआ? 1000 मिली मोल हुआ। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से तो हो जाएगा। ठीक है ना? 10⁻, तब क्या निकल जाएगा आपका? मिली मोल। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे आपका डायरेक्टली। हाँ, 1000 हो गया। क्लियर है ना? बस इसका आंसर निकालिए, आंसर आ जाएगा। अब बताओ आंसर कितना आ रहा है जल्दी से। ठीक, क्या आंसर आया? 0.716 मिली मोल। ठीक है, मिली मोल्स। आप इसको ध्यान, ये सब चीज करना अपने से ना, और थोड़ा क्या कहते हैं, कैलकुलेशन NCERT में जो क्वेश्चंस होंगे उसका कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो। ठीक है, ये बात याद है, वो नंबर्स आर्बिट्रेटली यूज करता है। ठीक है, और ये जो मॉड्यूल्स मिलेंगे वो मॉड्यूल्स में तुम्हारा आसान नंबर्स होगा, इजीली कैलकुलेट हो जाए, टू आसानी से डिवाइड हो जाए। ठीक है, इस तरीके का तो अप्रोक्सीमेशंस लगाने की कोशिश कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन में, अगर ऑप्शंस हो तो। लेकिन बोर्ड में थोड़ी ऑप्शंस है। ठीक है, क्लियर है ना? चलो आगे बढ़े, है ना? चलो, तो आप लोगों को टेम्परेचर के साथ रिलेशन बता दिए हैं, है ना? टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर KH वैल्यू आपका क्या होता है? इंक्रीज होता है। और टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होता है? घटता है। ठीक है, तो वही इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपको दिया हुआ जो है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स डिक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, gas molecules of present in liquid vapor, liquid phase, and process of dissolution can be considered similar to condensation, and heat is evolved in the process। कोई दिक्कत? ठीक है, आ, वही चीज है, लीच एटेलियस प्रिंसिपल के बेसिस पे बोला है कि जो है ना, अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इवापोरेशन आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना? तो बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि इवापोरेशन बढ़ने से सॉलिबिलिटी जो है गैस का वो घट जाएगा। कोई दिक्कत?
समझ में आ गया? ली चैटर्जी प्रेस इक्विलिब्रियम में आप लोग पढ़े थे पिछले साल, ठीक ना? चलिए, उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो जो एप्लीकेशंस कम से कम आप लोग को दिए हुए हैं एनसीईआरटी में वो इम्पोर्टेंट है, उनको क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछ देता है, ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ का क्या क्या एप्लीकेशंस है, क्या क्या एप्लीकेशंस है, क्या क्या एप्लीकेशंस है? तो इसमें बहुत सिंपल है। एक तो आप लोग को CO2 वाला जो सॉल्युबिलिटी होता है ना सॉफ्ट ड्रिंक्स, होता है ना, जानते हो ना? तो हम लोग क्या जानते हैं कि हेनरीज लॉ क्या बोला कि प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो सोडा, वो जो बोटल्स होता है ना, उसको अंडर हाई प्रेशर सील किया जाता है, ठीक है। इससे क्या रहता है, CO2 गैस जो रहता है वो डिजोल्व रहता है। कहाँ डिजोल्व रहता है? बोतल में, बोतल में नहीं, हाँ लिक्विड में डिजोल्व रहता है। बोतल के अंदर तो CO2 गैस अलग से भी रहता है ऊपर में, जैसे आप लोग को बताया था ना अभी जार में, क्या बताया? हाँ नीचे, ये सॉल्यूशन अगर है गैस इन लिक्विड का, तो इसके ऊपर में गैस का एक लेयर होगा, समझ रहे हो ना? और ये मान लो बोतल तुम ढक दिए, ठीक है। हाँ, तो ये वाला पार्ट जो हो गया ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। लेकिन ऊपर का जो थोड़ा सा हिस्सा बचा रह जाएगा, वहां पे क्या है? वहां तो गैस ही है ना, क्लियर है? तो पूरा बोतल नहीं बोल सकते, पूरा बोतल सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि, ठीक है। सॉल्यूशन तो वो जो आपका जो आपका लिक्विड है उसमें डिजोल्व हो जाएगा CO2 गैस, है ना, अंडर हाई प्रेशर। और जैसे ही उसको उसको ऐसे भी सोच सकते हो कि जैसे ही आप ढक्कन खोलते हो प्रेशर रिलीज होता है ना, आप उसको खुला छोड़ दो 1 घंटे तक, सारा CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगा, वो रह जाएगा सिर्फ पानी, ठीक है, लिक्विड टाइप का, मीठा पानी टाइप का लगेगा, कोई दिक्कत? क्लियर है? ये एप्लीकेशन हो गया। स्कूडा स्कूबा डाइवर्स, स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं मस्ट कोप विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेस while breathing air at high pressure अंडर वाटर, ठीक है। अंडर वाटर नॉर्मल सा बात है, ब्रीथ करेंगे वहां पे तो जरूरी है नहीं है ना, वहां पे तो ये है, वैसा थोड़ी जैसा हम लोग को मिल रहा है एयर में ऑक्सीजन, उतना क्लियरली ऑक्सीजन तुमको थोड़ी मिल जाएगा वहां पे। तो वहां पे क्या होता है ना, हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेस को कैसे करके वो कंट्रोल करते हैं, तो वहां पे यूज करते हैं आपका इस increased pressure increases the solubility of atmospheric gases in blood। अब अंदर में तो प्रेशर इंक्रीज है, प्रेशर ज्यादा है अंडर वाटर, कंपेरिजन आप जो ऊपर में सोच रहे हो, अंदर में आपको तो प्रेशर ज्यादा रहेगा। प्रेशर ज्यादा रहेगा तो आपको क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, है ना? और सांस लेने में छोड़ो, वो तो बाद की बात है, एक जो सांस लेना ना वो तो बाद में बताएंगे, जो हम लोग का ब्लड है उसमें सॉल्युबिलिटी क्या होगा, गैसेस का बढ़ जाएगा। बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, फूल जाएगा ना। When the divers come towards surface, the pressure gradually decreases. This releases the dissolved gases and leads to formation of bubbles of nitrogen in blood। कोई दिक्कत? पानी के जब अंदर गए तो सॉल्युबिलिटी ब्लड में अचानक में बढ़ गया, और फिर जब ऊपर आ रहे हैं सॉल्युबिलिटी अचानक में क्या होगा, घटना स्टार्ट करेगा। वैसा होने के टाइम में जब गैस निकलता है, रिलीज जब होता है, तो बबल्स फॉर्म हो जाता है ब्लड में, है ना, नाइट्रोजन बबल्स का फॉर्मेशन हो जाता है ब्लड में। उसी को क्या बोलते हैं, बेंड्स बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है, बेंड्स बोलते हैं। दिस ब्लॉक्स कैपिलरीज एंड क्रिएट्स अ मेडिकल कंडीशन नोन एज बेंड्स विच आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ। तो स्कूबा डाइविंग करते टाइम ये सब चीज आप लोग को देखना, सिलेंडर दिया जाता है ना, वो सिलेंडर बेसिकली प्रेशर को मेंटेन करके रखता है ताकि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस आपके ब्लड में ना बढ़े ना घटे। क्लियर है? तो अवॉइड बेंड्स as well as toxic effects of high concentrations of nitrogen in blood, the tanks used by scuba divers are filled with air diluted with helium 56.2% nitrogen and 32.1% ऑक्सीजन। ये मात्रा में सिलेंडर लेकर के वो लोग जाते हैं ताकि बेंड्स उनको क्रिएट ना हो, ताकि उनके, आप ऐसा बोल सकते हो, ताकि उनके ब्लड में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस ना बढ़े ना घटे, मेंटेन रहे जो हम लोग का
एटमोस्फेयर बाहर में रहता है। कोई दिक्कत? क्लियर, समझ में आ गया ये वाला चीज। उसके बाद नेक्स्ट, एट हाई ऑल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट द ग्राउंड लेवल। नॉर्मल सा बात है ना, हाई ऑल्टीट्यूड मतलब पहाड़ पे चले गए, पहाड़ पे, वहां पे आपका ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कम है ना, पार्शियल प्रेशर वहां पे कम है ऑक्सीजन। ठीक है, दिस लीड्स टू, ऑक्सीजन कम नहीं है, पार्शियल प्रेशर कम है, इस बात को समझना। ठीक है, पार्शियल प्रेशर कम है, तो दिस लीड्स टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई ऑल्टीट्यूड्स और क्लाइंबर्स। Low blood oxygen causes climbers to become weak and unable to think clearly. Symptoms of this condition, symptoms of a condition known as anoxia. ठीक है, तो ये anoxia भी एक कंडीशन होता है, ठीक है, जिसमें हायर ऑल्टीट्यूड्स में जो रहते हैं वहां पे ड्यू टू, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का वहां पे कम होता है ना, तो इस वजह से आपका क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन भी क्या रहता है, कम रहता है। ठीक है, और कंसंट्रेशन कम रहने की वजह से क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, क्लाइंबर्स को दिक्कत होता है, तो फिर वो लोग भी वैसा ही एक सिलेंडर लेके चढ़ते हैं। ठीक है, बहुत, वैसे ज्यादातर लोग नहीं चढ़ते हैं, है ना, लेकिन वो लोग पहुंच भी नहीं पाते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट ही कितना जन गया है, ऐसा सोच लो, बहुत लोग गया है। हाँ, पूरा पीक पे, पीक पे। ठीक है, तो हाँ मतलब बिना ऑक्सीजन सिलेंडर का चढ़ना एक अलग बात है, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ चढ़ना एक अलग बात है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर के, क्योंकि ये कंडीशंस तो आएगा, इस बात को तो तय समझ लें, ये तो पहले ही जान लो। ठीक ना, तो ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना कितने लोग चढ़े हैं अभी तक? हाँ, लेकिन अब बहुत लोग चढ़ते हैं, है ना, अब बहुत लोग स्टेमिना उतना अच्छा बना लिए हैं, बोलते हैं ना एक को करने की जरूरत होती है, एक को करने का जरूरत होता है, बात बाकी उसको देख करके उससे अच्छा करने की कोशिश करता है, ये चीज है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, आज जो टेक्नोलॉजी है, नॉर्मल सा बात है, 10 साल बाद उससे अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि मेरे जो आगे जनरेशन वाले हैं उस टेक्नोलॉजी को और आगे लेके जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो नेक्स्ट लेवल उसी को तो बोलते हैं, नेक्स्ट लेवल बढ़ते जाता है सब, ठीक है ना, जनरेशन वाइज। क्लियर है, समझ में आ गया इस चीज को, ठीक ना। चलिए, ये भी चीज क्लियर हो गया। दो क्वेश्चंस हैं, ये भी एनसीईआरटी के ही हैं, ये होमवर्क में ले लीजिए, नेक्स्ट में मॉड्यूल भी भेज देंगे, मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस एंड्रयूज लॉ के भेज देंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट आ जाते हैं रॉल्स लॉ पे। किस पे आ जाते हैं? रॉल्स लॉ पे, ठीक है, RAOULT रॉल्स लॉ, RAOULT रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ किस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए है, अब उसको ध्यान में रख लो। ये एक सॉल्यूशन के लिए है जहां पे दो वोलेटाइल लिक्विड्स को यूज करते हैं, टू वोलाटाइल लिक्विड्स को यूज करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? टू वोलाटाइल, वोलाटाइल मतलब ऐसा लिक्विड विच हैव सेल्फ टेंडेंसी टू इवापोरेट। ठीक है, वोलाटाइल का मतलब क्या हुआ, विच हैज, हाँ, विच हैज सेल्फ टेंडेंसी टू इवापोरेट, सेल्फ टेंडेंसी टू इवापोरेट, जिसका अपना खुद का टेंडेंसी होता है इवापोरेट करने का। ठीक है, इवापोरेट करने, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। इसके बहुत एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे हम लोग पेट्रोल ही बोल लो ना, नॉर्मल लाइफ पे जो देखते आ रहे हैं, पेट्रोल आप बोल लो, अल्कोहल बोल लो, ठीक है, ये सब चीज उड़ जाता है। ठीक है, केरोसिन ऑयल, है ना, ऑयल तो बोलिए, पेट्रोल, पेट्रोलियम कोई भी आप उड़ जाएगा वो, ठीक है ना, उसमें स्पिरिट्स होते हैं, स्पिरिट ऐसे बोल लो, ठीक है, स्पिरिट भी बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो रॉल्स लॉ आपका
नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने के जा रहे हैं वो है रॉल्स लॉ। ये किस चीज के लिए है? टू वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए है। किस चीज के लिए है रॉल्स लॉ? टू, हाँ, दो अलग अलग वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए। अच्छा एक, हाँ, अच्छा एक चीज यहाँ पे अब तुम लोग भी समझ। ओके, तो हेनरीज लॉ जब हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, हेनरीज लॉ में ये वेपर फेज हुआ, ठीक है, ये वेपर था, ठीक है ना, ये गैस था, ये सिर्फ क्या था आपका, सॉल्यूट था, ये क्या था आपका, सॉल्यूट था, है ना, गैस, ये सॉल्यूट था। और ये नीचे वाला पार्ट आपका क्या था, सॉल्यूशन था, है ना। क्लियर हो रहा? मेरे ख्याल से क्लियर आपको दिख रहा होगा, ये अलग कलर का ही है तो बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप यहाँ पे लिख लो। ये आपका क्या था, ये वेपर फेज होता है ना, और ये क्या होता है, सॉल्यूशन फेज होता है। कोई दिक्कत है ना, वेपर फेज। देखो, हेनरीज लॉ में वेपर फेज में बस गैसियस सॉल्यूट था, सॉल्वेंट नहीं था। लेकिन जब रॉल्स लो दो वोलेटाइल लिक्विड लिए हैं, तो नॉर्मल से बात है, एक तो ये वाला डॉट जो हो गया उसी को पार्टिकल समझ लो, ठीक है, और एक पार्टिकल एक्स्ट्रा होगा सॉल्वेंट का भी, क्योंकि दो वोलेटाइल लिक्विड है ना। तो सॉल्यूशन जो होगा नीचे, ये लिक्विड पार्ट है, आप इसको लिक्विड पार्ट, सॉल्यूशन पार्ट का ये लिक्विड पार्ट हुआ। ये कौन पार्ट हुआ, लिक्विड पार्ट। पहले वेपर फेज में हेनरीज लॉ में सिर्फ सॉल्यूट था, सॉल्यूशन नहीं था। लेकिन यहाँ पे तो दोनों वोलेटाइल लिक्विड है, लाल वाला जो डॉट्स बना रहे वो भी पार्टिकल्स हुए, वो भी वोलेटाइल है, और यहाँ पे वो भी वोलेटाइल है। अब इस केस में क्या होगा, नॉर्मल सा बात है, वेपर फेज में भी एक सॉल्यूशन होगा, सही बात है, होगा ना, क्योंकि दोनों के मॉलिक्यूल्स इवापोरेट करेंगे। तो जो वेपर फेज होगा वहां पे भी सॉल्यूशन जैसा चीज होगा, वहां पे सिर्फ गैसियस सॉल्यूट नहीं है। क्लियर हो रहा है? यानी कि वेपर फेज जो गैस से ऊपर में जो है ना, वो भी एक सॉल्यूशन है, और नीचे भी क्या है, एक सॉल्यूशन है। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे हम प्रेशर के बारे में बात करें, अब तो ये दो गैसेस का मिक्सचर है ऊपर में, वेपर फेज भी एक आपका क्या है, ये भी सॉल्यूशन ही हो गया ना। या वहां पे सॉल्यूशन फेज बस लिक्विड वाला पार्ट था, है ना, ऊपर का गैसेस पार्ट वो सिर्फ सॉल्यूट था, वहां पे सॉल्यूशन नहीं था, लेकिन यहाँ दोनों सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है, वो तो टोटल प्रेशर के नाम से जानोगे, वो किसके नाम से जानेंगे, टोटल प्रेशर के नाम से जानेंगे। और ऑलरेडी हम लोग 11th में डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर प्रेशर को पढ़े हैं, और वहां से जानते हैं कि प्रेशर जो होता है वो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ दोनों गैस के टोटल सम के बराबर होता है। यह है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कोई भी दो नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, अगर उन दोनों को आप एक कंटेनर में डालोगे तो दोनों का प्रेशर जो सम होगा वही टोटल प्रेशर ऑफ द, पार्शियल प्रेशर का मतलब हुआ एक गैस का अपना प्रेशर लेकिन सॉल्यूशन में। जैसे जैसे यहां पे मान लो ये सॉल्यूशन में दोनों गैसेस हैं, यहां मान लो दो बार एक गैस के वजह से प्रेशर है और दूसरा गैस की वजह से तीन बार है। तो पहला गैस का पार्शियल प्रेशर हुआ दो बार और दूसरा गैस का पार्शियल प्रेशर हुआ तीन बार, और टोटल प्रेशर कितना हो गया। अब क्लियर हो रहा? रॉल्स लॉ बोलता है कि अगर दो वोलेटाइल लिक्विड को हम लोग मिक्स करें, तो वहां पे जो पार्शियल प्रेशर होगा गैस का, P1, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन फेज, है ना, याद रखिएगा। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वन इन वेपर फेज, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट इन लिक्विड फेज। यहां देख सकते हो दोनों फेज समझा देते हैं, ठीक है ना, दोनों फेज समझा देते हैं। ये वाला हुआ आपका वेपर फेज, और ये नीचे वाला हुआ आपका लिक्विड फेज। अब यहाँ पे दोनों सॉल्यूशन फेज है, तो हेनरीज लॉ में सॉल्यूशन फेज सिर्फ नीचे वाला था, लेकिन यहाँ पे दोनों ऊपर ऊपर नीचे दोनों सॉल्यूशन, ऊपर नीचे दोनों क्या है, सॉल्यूशन है। तो नीचे हुआ लिक्विड फेज और ऊपर हुआ आपका वेपर फेज। तो पार्शियल प्रेशर कहाँ का बात हो रहा है,
वेपर फेज में फर्स्ट कंपोनेंट का, और मोल फ्रैक्शन जो यहाँ पे है वो कहाँ पे है, लिक्विड फेज में सॉल्यूशन। वो सेम ही है एक तरीके से। मोल फ्रैक्शन कहाँ लेते थे, हेनरीज लॉ में भी सॉल्यूशन में ही लेते थे, वो वही है। पार्शियल प्रेशर भी कहाँ लेते थे हम, ऊपर वाला वेपर फेज का ही लेते थे। लेकिन वहां दिक्कत था कि वहां पे ऐसा नहीं था कि 1 और 2 का मिक्सचर था वेपर फेज में, वहां पे सिर्फ गैस था। तो हेनरीज लॉ क्या बन गया, हेनरीज लॉ था पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। लेकिन यहाँ क्या हो गया, अब तो भैया ऊपर में मिक्सचर है, मिक्सचर है मतलब वहां P1 अलग, पार्शियल प्रेशर 1 का अलग होगा, 2 का पार्शियल प्रेशर अलग होगा। तो ये P1 आपका क्या हो गया, X1 हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ये रॉल्स लॉ, ये आपका क्या है, रॉल्स लॉ, सेम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये चीज इंपॉर्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो रॉल्स लॉ समझ में आ गया है ना। इन अ मिक्सचर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है, मिक्सचर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स, partial pressure of first gas in the vapor phase is directly proportional to mole fraction of the first gas in the liquid phase of the solution at constant temperature। कोई दिक्कत, यही है आपका रॉल्स लॉ। अब यहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो हटता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, P1 नॉट इंटू X1, ये आता है। बहुत अच्छे से एक एक चीज को समझते चलो, ठीक है, जो बोलते चल रहा है। ये है प्रोपोर्शनलिटी, ये है क्या, अब इसको समझ लो। अगर मान लो हम कंटेनर जो ले रहे हैं, ठीक है, कंटेनर जो ले रहे हैं उसमें हम सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट को ले रहे हैं, ये सिमिलरली ये समझ चुके होंगे, ये लिक्विड फेज है, सॉरी वेपर फेज है ऊपर में, और ये नीचे में आपका क्या है, लिक्विड फेज है। वोलेटाइल लिक्विड है तो नॉर्मल सा बात है, कुछ पार्ट एवापोरेट कर जाएगा, खाली जगह जो होगा वेसल में वहां पे वो सिर्फ रहेगा। अगर सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट को लिया जाए, किसको लिया जाए, फर्स्ट कंपोनेंट को सिर्फ लिया जाए, यहां पे नीचे में सॉल्यूशन नहीं है, यहां पे क्या है, सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट है, प्योर कंपोनेंट 1 को लिया जाए, तब भी यहां पे नॉर्मल सा बात है, एक वो थोड़ा सा एवोपरेट करेगा, एवोपरेट करते करते ऊपर भरेगा तो फिर कंडेंस करेगा, फिर इक्विलिब्रियम बनेगा। इक्विलिब्रियम जब बनेगा तो हम लोग वेपर प्रेशर को वहां पे नोट करेंगे, नॉर्मल सा बात है। सेम वॉल्यूम के लिए करना, जो मिक्सचर का वॉल्यूम है लिक्विड का वही वॉल्यूम है, ठीक है। तब जो वेपर फेज में आपका प्रेशर शो होगा वो हुआ, उस प्रेशर को क्या बोलोगे, वो प्रेशर हुआ प्योर कंपोनेंट 1 का। तो दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1। कोई दिक्कत, हाँ, P1 नॉट, समझ में आ रहा, क्लियर है ना, कंपोनेंट 1। अब यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या लेना है, समझ में आ गया। अगर यहाँ P2 लेते और यहाँ X2 लेते मोल फ्रैक्शन, तो वहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या था, हाँ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2, जो दूसरा कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर प्योर में। प्योर में मतलब वो मिक्सचर में हम लोग नहीं देख रहे हैं, प्योर में देख रहे हैं, सिर्फ उसी को लेकर के तब उसका वेपर प्रेशर कितना उसको कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। और यहाँ पे क्या है, ये जो वेपर प्रेशर है P1 प्लस P2 ये सॉल्यूशन का है, यहाँ 1 भी है और 2 भी है। तो ये वाला जो पार्शियल प्रेशर यहाँ 1 का है, यहाँ ऊपर वाले में 1 का जो पार्शियल प्रेशर है ना, ये आपका P1, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये तो रॉल्स लॉ बोल दिया। लेकिन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। अब ये प्योर कंपोनेंट वाला चीज को इंपॉर्टेंटली समझ लेना, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर दोनों के लिए लगाएं, इसको हम दे दें इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और इसके बाद एक और इक्वेशन कर देते हैं P2 बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताओ, P02 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ X2, मोल फ्रैक्शन ऑफ X2 हो जाएगा। अब एक बात अच्छा, ये क्या टोटल वेपर प्रेशर हुआ, नहीं ना, ये तो नहीं हुआ ना। तो ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के हिसाब से टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P1 P1 प्लस P2 जैसे था, है ना, फ्रॉम इक्वेशन आप इससे बोल सकते हो, ठीक है। इसको 1, इसको मतलब इसको 2 दे देते हैं, इसको 1 दे दो, इसको क्या दे दो, 1 दे दो, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये भी हो गया, ये अभी आया था, फिर यहाँ से इसको 3 दे दो, है ना, 3 दे दो। और यहां से इक्वेशन नंबर 1 से फिर आपका आ गया P1 नॉट X1 प्लस
वेरी गुड, समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ तो, एक फॉर्मूला आप लोग को बताए थे ना कि मोल फ्रैक्शन जो होता है जितने कंपोनेंट सबका ऐड कर दो तो 1 आ जाता है। इसका मतलब है सिंस x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1, तो हम बोल सकते हैं x1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x2। तो आपको दोनों पता रहेगा उसका जरूरत नहीं है, एक भी पता रहेगा तो आपका काम हो जाएगा। तो इसको आप एक टर्म में लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस x2 प्लस x2। कोई दिक्कत आ गया सिर्फ x2 के टर्म्स में। सिमिलरली इसको आप चाहो तो इस टर्म से x2 को रिप्लेस कर दो 1 माइनस x1 से, तो एक आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? समझ में आ गया? ये ला चीज यहाँ तक क्लियर है? तो यही है आपका रॉल्स लॉ। ये कौन सा लॉ है? इंपॉर्टेंट ये है समझना कि रॉल्स लॉ बना किससे है किसके लिए? तो दो वोलेटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन के लिए। क्लियर है? वोलेटाइल, और वहां बोलता है क्या, वहां बोलता है पार्शियल प्रेशर इन द वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड फेज ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इसी में थोड़ा सा और जान लेते हैं। आप लोग जब आइडियल गैस जब पढ़े थे, आइडियल गैस कब पढ़े थे? ये 11th में है ना। उसमें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में एक सेक्शन था, वहां पे टोटल प्रेशर को रिलेट किया हुआ था। आपका देखो एक मत है ना, इसको यहाँ पे समझ लो अच्छे से। यहाँ जो लिक्विड फेज है इसमें मोल फ्रैक्शन 1 का हम x1 बोले, और मोल फ्रैक्शन 2 का हम क्या बोले? x2 बोले। तो सिमिलरली हम ऊपर में भी क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं, मान लो ये ऊपर जो वेपर फेज है ये भी तो मिक्सचर है ना, तो यहाँ पे भी एक मोल फ्रैक्शन होगा 1 का, और मेरे मोल फ्रैक्शन होगा 2 को, उसको y1 मान लो और उसको y2 मान लो। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? हाँ। तो अब थोड़ा सा ना एक अलग तरह का डेरिवेशन के थ्रू हम अब रिलेट करेंगे y1 y2 से। अभी किससे रिलेट किए हैं? आप उसको y1 y2 से भी एक फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है? उसके लिए पहले तो उसको तुमको पहले समझना होगा। देखो कोई भी गैस अगर है कहीं पे, तो वहां आइडियल गैस लॉ लगा सकते हो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है? एक बात बताओ, तुमने तो ये पर्टिकुलर वॉल्यूम तो फिक्स ही है ना तेरा, ये तो इक्विलिब्रियम रीच हो गया, वॉल्यूम फिक्स हो चुका है, तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं कर रहा। तो एक चीज बोल सकते हो, दोनों गैस है, गैसेस ऑलवेज टेक द कंटेनर का वॉल्यूम पूरा, है ना। तो ये इसका वॉल्यूम जो है, ये 1 का भी वॉल्यूम वही है, 2 का भी वॉल्यूम वही है, और 1 और 2 दोनों गैस का अगर मिला के वॉल्यूम भी बोलो तो वही है। ठीक है, ये तो बोल सकते हो। तो उस बेसिस पे फर्स्ट गैस के लिए, फर्स्ट जो लिक्विड था उसका जो गैसियस फेज है उसके लिए आपका आइडियल गैस लगाओ तो क्या हो जाएगा? P1V इज इक्वल्स टू N1 कुछ होगा नंबर ऑफ मोल्स उसका, कहाँ पे? लिक्विड फेज में, RT। कोई दिक्कत? सिमिलरली P2V इज इक्वल्स टू N2RT। और अगर पूरा मिक्सचर के लिए भी ले लें तो वो आपका ऐसे करके दोनों को जोड़ दो ना तो अभी आ जाएगा। ठीक है, ये V है ना। ठीक है। हाँ हाँ, ये आप अच्छा अगर पूरा सॉल्यूशन के लिए लगाओ, पहले वो ऐसे कर लो, मिक्सचर के लिए लगाओ तो टोटल प्रेशर है ना, अभी तुरंत हम लोग पढ़े, है ना। टोटल प्रेशर क्या हो गया? P1 प्लस, हाँ P1 प्लस P2 बेसिकली क्या है? PV ना, कैपिटल P ना, टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? और टोटल दोनों मिक्सचर के लिए भी आपका, अच्छा वहां पे क्या हो जाएगा आपका, दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? वही होगा ना। तो इसको समझो सही से, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर दोनों को हम जोड़ दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? P1 प्लस P2 इंटू V इज इक्वल्स टू N1 प्लस इंटू RT आ जाएगा। और ये कुछ नथिंग बट ये है क्या? कैपिटल P, टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2 RT आ गया। यहाँ पे देखो अच्छे से समझ लो किसको किसको इक्वेशन बना रहे, क्लियर है ना। अब यहाँ पे इक्वेशन देखो, ये 1, ये 2, और ये वाला हो गया 3, 3 इक्वेशन आया है। क्या कर रहे हैं उसको देखो, 1/3 करना है। क्या करना है? 1/3, है ना। तो 1/3 अगर करेंगे इक्वेशन को तो क्या आ जाएगा? ध्यान से देखो तो, P1V कैपिटल V, सही है? कोई दिक्कत?
तो P1V, हाँ, डिवाइडेड बाई कैपिटल P इंटू V इज इक्वल टू क्या आ गया, N1RT डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2RT आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे RT RT कैंसल, ठीक है, V V कैंसल, और ये वाला चीज जो हुआ, क्या ये Y1 हो गया? मोल फ्रैक्शन यही ना होता है। तो हम अभी तुरंत बोले जो गैसियस फेज है उसमें मोल फ्रैक्शन कितना ले लिए, Y1 और Y2 ले लेते हैं, तो दिस इज नथिंग बट Y1 और ये Y1 हो गया, है ना। तो आप क्या लिख सकते हो, P1 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वन इज डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू Y1 मोल फ्रैक्शन। ये बेसिकली क्या हो गया, वो था मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड फेज, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन वेपर फेज। कोई दिक्कत, क्योंकि दोनों सॉल्यूशन है यहाँ पे, तो ये Y1 अलग है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, तो ये हाँ, हाँ, तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इन वेपर फेज, हाँ, 1 इन वेपर फेज, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। और ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, तो आप बोल सकते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू Y1 इंटू टोटल प्रेशर, कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला आ गया। और सिमिलरली अगर हम वन डिवाइडेड बाई थ्री किए थे हम, कि टू किए थे, थ्री, हाँ, तो अब अगर टू डिवाइडेड बाई थ्री कर दे, टू डिवाइडेड बाई थ्री कर दे, टू डिवाइडेड बाई अगर थ्री कर दिया जाए, है ना, तो फिर मेरा क्या आ जाएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं, उतना ये नहीं करेंगे, तो हाँ, P2 इज इक्वल टू कैपिटल P इंटू Y2, कोई दिक्कत, आ गया, इतना समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। तो ये भी एक आपका निकल सकता है, और सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आपको ऐसा भी है, देखो इसको आप हर तरीके से P1 P2 अगर X1 X2 पता है तो निकल जाएगा, अब P1 नॉट दे दिया है तो, हाँ, और फिर वहां से, क्योंकि P2 पता है और टोटल प्रेशर भी पता चल ही गया होगा, क्योंकि P1 P2 पता है, तो टोटल प्रेशर को, और तो Y2 का वैल्यू भी निकाल सकते हो, नहीं, वन, हाँ, वो तो हो, तो ऐसे ही, वो तो मोल फ्रैक्शन किसी को भी ऐड करोगे तो टोटल वन ही आएगा, ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ गया। और सब एक दूसरे, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा, समझ में आ गया रोल्स लॉ का, ठीक है। तो ये रोल्स लॉ रहा, रोल्स लॉ किसके लिए है, दो वोलेटाइल लिक्विड के लिए है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, विच हैज सेल्फ टेंडेंसी टू इवापोरेट, कोई दिक्कत। टोटल प्रेशर का टर्म अब यूज होगा, ना कि सिर्फ गैस का प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे गैसियस फेज या वेपर फेज में भी दोनों कंपोनेंट है, वन भी है और टू भी है, तो वन और टू का पार्शियल प्रेशर मिलकर क्या बनेगा, टोटल प्रेशर। ये हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। लिक्विड फेज में गैस कहाँ है जो प्रेशर, अरे प्रेशर गैस का ले रहे हो कि लिक्विड का ले रहे हो, हाँ, तो फिर लिक्विड फेज में है कहाँ गैस, यहाँ तो तुम दो लिक्विड को मिक्स किए हो ना, अब वो दो लिक्विड से इवापोरेट होके पार्टिकल कहाँ गया है, वेपर फेज में, तो वेपर फेज में ना गैस है। अच्छा, वहां पे हेनरीज लॉ में जो टोटल प्रेशर, जो प्रेशर था वो क्या क्या लिक्विड फेज का ले रहे थे, वो भी तो वेपर फेज का ले रहे थे, और मोल फ्रैक्शन ले रहे थे लिक्विड फेज का, समझ में आ रहा है ना। हाँ, यहाँ पे लेकिन दोनों का मोल फ्रैक्शन से रिलेशन बताया, बस यही डिफरेंस, समझ में आ गया, क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई डाउट है, समझ में आ गया ना। चलो, अब क्वेश्चन अभी होगा तो और क्लियर होगा, समझ में आ गया बढ़िया से। चलिए अब इसको करते हैं, एक तो ग्राफ है, पहले ग्राफ बता देते, ओके। तो ये ग्राफ है ना, इस ग्राफ में, ये देखो, इसमें वाई एक्सिस में वेपर प्रेशर को लिया गया है, ठीक है, और ये आपका दो एंड्स लिया गया है बेसिकली, है ना, वाई एक्सिस दो पकड़ लो, कि एक ही एक्स एक्सिस लिए है, लेकिन वाई एक्सिस कितना लिए है, दो लिए है, ठीक है। दो वाई एक्सिस लेने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि पिक्चर में दो कंपोनेंट है, तो ऐसा समझ लो कि एक एंड में बोल रहा है कि सिर्फ एक ही कंपाउंड, देख रहे हो X2 बराबर कितना है यहाँ पे, जीरो, यानी कि आप इस पर्टिकुलर जगह पे सिर्फ प्योर है, कंपोनेंट है कौन, वन, और इस एंड में सिर्फ प्योर कंपोनेंट है टू, X1 यहाँ जीरो है, ठीक है। और बीच का पार्ट जो है, इस दोनों एंड के, ये सॉल्यूशन का पार्ट है, समझ में आ रहा है,
है ना, क्लियर है। ये साइड एंड है प्योर कंपोनेंट वन का, कंपोनेंट वन का, और ये है, ये वाला एंड है प्योर कंपोनेंट टू का, प्योर कंपोनेंट टू का, ठीक है। और बीच वाला पार्ट है वन और टू का मिक्सचर। बीच में जो भी, जैसे मान लो ये लोग है, तो नॉर्मल सा बात है, यहाँ x1 का भी कुछ वैल्यू होगा और x2 का भी कुछ वैल्यू होगा, जीरो नहीं होगा, है ना। x1 और प्लस x2 तो हमेशा वन होगा, है ना, क्लियर है। तो बीच का एंड तुम्हारा वैल्यू तो वन ही है ना, सब एक ही एक्सिस पे चल रहा है तो वन ही वैल्यू है। x1 प्लस x2 वो हमेशा वन होगा। प्योर लोगे तो x2 जीरो तो भी वन ही होगा, क्लियर है, कोई डाउट है। तो x1 x2 कुछ वैल्यू होगा, तो बीच वाला पार्ट आपका हो गया सॉल्यूशन पार्ट। ये क्या हो गया आपका, सॉल्यूशन ऑफ वन एंड टू, सॉल्यूशन ऑफ वन एंड टू, सॉल्यूशन ऑफ वन एंड टू। कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम प्योर कंपोनेंट लिए हैं तो उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, P1 नॉट। अभी बताए थे P1 नॉट मतलब क्या हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट वन। और सिमिलरली P2 नॉट क्या हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर। तो ये वेपर प्रेशर दोनों का इनिशियल, ठीक है। अब चले सॉल्यूशन की तरफ। तो आपको क्या बोला, आपको बोला है रॉल्स लॉ में बोल रहा है कि P1 नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, ठीक है। तो यानी कि x1 से अगर हम उसको रिलेट करेंगे तो मेरा स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही आएगा, है ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही आएगा। और P1 जब इसको ये किए तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या आया, P1 सॉरी कुछ गलत कर दिए, यहाँ पे नॉट नहीं होगा, यहाँ पे नॉट नहीं होगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगा P1 नॉट इंटू x1। तो यहाँ पे भी कोई वाई इंटरसेप्ट नहीं है, तो स्टार्ट तो ओरिजिन से ही होगा। तो देखो ये वाला वैल्यू जो है ये P1 का है, दिख रहा है आपको, हाँ, ये वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और ये वाला ग्राफ किसका है, P2 का। नॉर्मल सा बात है, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कंपेयर टू सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में P1 का वैल्यू घट जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो आप ऐसा समझ लो कि अगर प्योर कंपोनेंट लिए हो तो सिर्फ ऊपर में जो गैस भरा है वो सिर्फ वन है, लेकिन जब तुम्हारा सॉल्यूशन लिए तो वन और टू मिल के वो जगह को भरा ना। तो नॉर्मल सा बात है, वन का मॉलिक्यूल्स क्या होगा, थोड़ा कम होगा एज कंपेरिजन टू प्योर, और वन का मॉलिक्यूल कम होगा तो नॉर्मल सा बात है प्रेशर घटेगा। सॉल्यूशन बनाओगे तो प्रेशर P1 नेट से क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज करते हुए कहां पे जीरो होगा, जहां पे वापस से आपका x1 है ही नहीं। x1 अगर वेपर फेज में है तो उसका पार्शियल प्रेशर होगा, अगर x1 वेपर फेज में होगा ही नहीं तब तब तो उसका पार्शियल प्रेशर नहीं होगा। तो P1 कहां पे खत्म हो जाएगा, जहां पे x2 बराबर वन हो जाए और x1 बराबर जीरो, जहां पे प्योर कंपोनेंट टू है। तो इस एंड में आपका जीरो, और यहाँ पे आपका P1 नॉट तक ये इस तरीके से घटेगा, P1 नॉट से जीरो तक। सिमिलरली P2 नॉट से लेकर जीरो तक घटेगा आपका P2, P2 का वैल्यू। जैसे P1 का वैल्यू आपका P1 नॉट से जीरो तक घट रहा है, उसी तरह P2 नॉट से लेके जीरो तक घटेगा किसका वैल्यू, P2 का वैल्यू। किसका वैल्यू घटेगा, P2 का वैल्यू। कोई दिक्कत है, P2 का वैल्यू, क्लियर है। और ये ऊपर में जो वैल्यू है ये टोटल प्रेशर का हो गया, किसका हो गया, टोटल प्रेशर का। अब इस ग्राफ में कहीं पर भी स्ट्रेट लाइन खींच दो, ये हुआ टोटल प्रेशर इस पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन में, कोई दिक्कत, इस पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन में ये हुआ टोटल प्रेशर। ये वैल्यू किसके बराबर होगा, ये हो गया यहाँ पे दे वाई इंटरसेप्ट पे P1 का क्या वैल्यू है निकाल लेंगे, और ये वाला आपका P2 का वैल्यू। तो P1 प्लस P2 बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल P। कोई दिक्कत, इस पॉइंट पे निकालना है, यहाँ पे टोटल प्रेशर ऊपर वाला, ये वाला आपका P2 का वैल्यू, ये वाला आपका P1 का वैल्यू, ऐड करेंगे फिर आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कहाँ पे रहेगा, इस जगह पे, क्लियर है। वो हम लोग निकाल सकते हैं। स्ट्रेट लाइन होगा कैसे पता चला, रॉल्स लॉ से। एक्चुअली उल्टा है, पहले पता तो वो देखे होंगे एक्सपेरिमेंट, अच्छा ऐसा है, हाँ बाद में वो देखे। क्लियर है, कोई डाउट है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, आगे क्या बढ़ेगा, बहुत बता दिया, नेक्स्ट क्लास में डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे रॉल्स लॉ का। ठीक है, टिल देन थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, लव यू ऑल।